बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, वो सब ऑन पेपर किसान हैं। तो पंजाब में हर फार्मर के पास मर्सिडीज होगी, हर फार्मर करोड़ों में कमाता है एवरी ईयर, टैक्स एक भी रुपया नहीं भरता है। हार्डली 3-4% पॉपुलेशन टैक्स भरती है, बाकी 96% पॉपुलेशन रिटर्न ही फाइल नहीं करती। इंडिया इज़ नॉट अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज़ अ डेवलप्ड नेशन। अगर ये बाकी के 90% भी अपना पैसा डालना शुरू करें। लोग गरीबी में रहना इसलिए पसंद करते हैं ताकि छोटे छोटे गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट रह सके। हमें ऐसा लगेगा हम तो टैक्स भर रहे पर कुछ मिल नहीं रहा है हमें। मैं बोलूँगा इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट का भी हाथ है। जीएसटी आने के बाद महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? एक डेवलपिंग नेशन को अगर डेवलप्ड बनाना है तो सबसे पहले टैक्सेस कंप्लाई करने ज़रूरी है। अब दुबई इंडियन करेंसी को ट्रेडेड करेंसी में यूज़ करता है। गोवा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको देखने ही नहीं मिलेंगे। इंडिया का डेवलपमेंट के लिए 5 साल नहीं चाहिए, 1 या 2 साल बहुत है। पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वो अपनी पावर भी है। ये पॉपुलेशन इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है पूरी दुनिया के आगे बढ़ने के लिए। जो 20,000 से शुरू करते हो 20 करोड़ पे खत्म करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, जैसे आपने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोला, वो भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करते होंगे, तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उनको भी नोटिस जाता है? जी बिल्कुल। जब उनको नोटिस कौन देता है? उनको भी टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी जो अपना टैक्स कंप्लायंस करना चाहिए जिसको। अगर उसके कंप्लायंसेस में एरर होते हैं तो इट इज द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द एरर। इट कुड बी विलफुल, इट कुड बी एरोनियस। उसके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पे चेक रखा जाता है, गवर्नमेंट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भी चेक रखा जाता है। जीएसटी के बारे में बात करते हैं, जो हमेशा एक हेडेक रहता है बिजनेसमैन को और हर लोगों को कि भाई ये जीएसटी बहुत हाई परसेंटेज में है, ये रिटर्न एवरी मंथ फाइल करना पड़ता है या क्वार्टरली करना पड़ता है, इसके रिटर्न्स भी बहुत अलग होते हैं। बहुत सारी जगह पे वैट भी चलता है जी। हर जगह पे पूरा जीएसटी नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे वैट भी है। तो ये सब चीजें क्यों है कि इतना कॉम्प्लिकेशंस है? कहीं पे अभी भी वैट चल रहा है, परसेंटेजेस बहुत हाई है। मतलब हम मीडिया का देखें, अगर हम मीडिया से, तो मीडिया में तो 18% का ब्रैकेट चलता है, काफी हाई है 18% एक टैक्स लगाना। जीएसटी तो मैं भी मानता हूं कि बहुत हाई लग रहा है। मीडिया क्यों, हमारी जो सर्विसेज है प्रोफेशनल, इसमें भी 18% है। और इसके पहले सर्विस टैक्स था सर्विस सेक्टर के लिए, विच वॉज 10%, 12% इंक्रीज टू 15%। शायद जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी इसीलिए हुआ है ताकि गवर्नमेंट उस टैक्स ब्रैकेट को बढ़ा के 18% पे ले आए। तो दैट वाज वन ऑफ द मूव वाई जीएसटी केम इनटू पिक्चर। जो गुड्स थे जिनके ऊपर 5% वैट लग रहा था, उसको बढ़ा के 18% करने के लिए जीएसटी शायद इम्प्लीमेंट हुआ है। राइट। उससे कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ गई है, उससे ओवरऑल नेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। गवर्नमेंट ने जीएसटी के लॉस बहुत कॉम्प्लिकेट किए हैं। गवर्नमेंट ये भूल गई है कॉम्प्लिकेशंस इम्प्लीमेंट करते वक्त कि आम आदमी अनपढ़ है। हर आम आदमी को अगर टैक्स कंप्लाई करना है तो उसके लिए लॉ सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। करेक्ट। गवर्नमेंट ने इतने सारे रेगुलेशंस डाल दिए हैं कि आम आदमी खुद अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है, उसको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। पहले ही 18% की मार, ऊपर से उसके बाद कंसल्टेंट की फ़ीस की मार, उसके बाद एरर्स जो कंसल्टेंट भी समझ नहीं पाता है, जिस वजह से पेनल्टीज आती है, इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ हो जाता है, बिजनेस हैम्पर हो जाता है, उसकी मार। ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत बड़ा लॉस है पूरे देश को। तो जीएसटी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं सुधरनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट इसको रिलैक्स करे और लोग इसके साथ कंप्लाई करें। अभी रिसेंटली एक कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं एमनेस्टी लेके आने के लिए कि जो इनिशियल पीरियड में लोगों ने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त एरर्स किए थे, उनके ऊपर उनको एमनेस्टी मिले, उनके एरर्स को माफ़ किया जाए और चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जाए। मज़े की बात तो ये है, जब आप डिपार्टमेंट से डील करते हो तो ऑफिसर्स भी यही कहते हैं, सर जीएसटी हमारे लिए नया है, हमें कैसे पता होगा कैसे। ये बात सुना मैंने। तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। जब ऑफिसर के लिए ये चीज़ नहीं है तो आम आदमी इसका कंप्लायंस कैसे करेगा? और अगर आम आदमी सिर्फ कंप्लायंस करता रहेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? जब ये जीएसटी प्लान किया गया था तो ये हमारी चीजों के प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए प्लान किया गया था कि भाई आप जो वैट भरते हो ये सब प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे जीएसटी में ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारी एक कंपनी है, हम फिल्म्स बनाते हैं, हम फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। तो हम जो वेंडर से सर्विसेज लेते हैं हमने उनको तो जीएसटी पे कर दिया, हमने हमारा पूरा पेमेंट कर दिया,
पर अगर वो जाके भी जीएसटी ना भरे आगे जाके तो भी फंसते हम हैं कि गवर्नमेंट हमारे पास आएगी कि भाई तुमने भले भर दिया हो पर तुम फंसे हो। तो ये जो मेन है कि हमने जहां से सर्विस ली है और हमने अगर पूरा पेमेंट कर दिया विद जीएसटी, तो अगर वो नहीं भर रहा है तो हम क्यों फंसे इसमें? ये तो उनको ही पकड़ना चाहिए उनको। सर इसके अंदर में दोनों एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है कि उसको पैसे मिल गए हैं और उसने नहीं भरा है, गलती उसकी है, तो गवर्नमेंट आपको माफ़ करती है, उसको पकड़ती है। बट अगर सामने वाला ट्रेसेबल नहीं होता है तब गवर्नमेंट आपको पकड़ती है, उसके पीछे नहीं जाती है। अच्छा। और आपकी लायबिलिटी है कि आप उसको पकड़ के अपना पैसा रिफंड ले या उसके ऊपर केस फाइल करें। अब दूसरी चीज़ इसमें मेरा जो व्यू पॉइंट है, ये गलत है गवर्नमेंट का प्रोसेस। करेक्ट। ये गलत इसलिए है, या तो आप मुझे परमिशन दो कि मैं उसके बिहाफ पे जीएसटी भर दूं डायरेक्टली, या मुझे ऐसे ऑल्टरनेट परमिशन होने चाहिए कि मेरी चॉइस है, मैं वेंडर को नहीं देके डायरेक्ट अपना जीएसटी भरना चाहूँ, ताकि मुझे वो इनपुट लेना और उसके बाद उसका क्रेडिट क्लेम करना, ये सब इश्यूज ना आए। बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, पहले तो तुम वेंडर को दो पैसे और फिर अगर वो पैसे खा जाए तो तुम हमें टैक्स वापस दो विथ पेनल्टी। ये बड़ा इशू है कि आप उस डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी दोनों दे रहे हैं। सर इसके अलावा कुछ चीजें और भी है जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रखी है। आपने अपना जीएसटी दे दिया था वेंडर को, वेंडर ने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट उस केस में भी आपसे टैक्स दोबारा कलेक्ट करती है, ये बोल के कि वेंडर भूल गया टाइम पे भरना, उसने पैसा भी भरा है, अच्छा, लेकिन भूल गया टाइम पे भरना, लेट भरा, थोड़ा लेट भरा। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने कट ऑफ दिया है, जिस वजह से आपको नुकसान होता है। अरे बाप। और ये जो लेट पेमेंट का इश्यूज था इनिशियल पीरियड में, खासकर ये ड्यू टू प्रॉब्लम इन जीएसटी पोर्टल था कि लोग टाइम पे नहीं भर पा रहे थे, लेट भरना भी नहीं चाहते। मतलब गवर्नमेंट का ही फॉल्ट था, गवर्नमेंट का, जिसका पेनल्टी भी लोग भर रहे हैं अभी। अरे बाप रे बाप। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट मैकेनिज्म पे, जहां पे गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर बहुत सारे एरर्स किए हैं, और इस एरर्स को या तो गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए या लोगों को इनिशियल पीरियड के लिए वेवियर देना चाहिए, ताकि इसकी मार लोगों को ना पड़े और लोग कंप्लाई करने को रेडी रहे। राइट। पर ये इनको नहीं दिखता होगा, उनको भी तो ये दिखता ही होगा कि ये हम ऐसा कर रहे हैं जैसे। उनको दिखता है, इसलिए तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक बता पा रहा हूँ कि हाँ ये गवर्नमेंट की गलती है, ये विजिबल गलतियां हैं और गवर्नमेंट को ये रिजॉल्व करनी चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो आदमी भाग गया है, आपका वेंडर ही भाग गया है, पर हमने तो बैंक से ट्रांजैक्शन किया है प्रॉपरली, हमारे पास बिल भी है उनका कि जो बिल आया था उस हिसाब से हमने पेमेंट भी किया है, तो भी गवर्नमेंट अपने पास मांगे, ये ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट को अपना काम कम करना है कि भाई तुम हो, अभी मैंने तुमको पकड़ा है, अभी तुम देखो, तुम कहीं से भी पैसे लेके आके मुझे दे दो, और जबकि हमने एक बार तो दे ही चुके हैं उनको। और इनकी इंटरेस्ट पेनल्टी भी बहुत हाई रहती है भाई। कितना होता है सर इंटरेस्ट पेनल्टी? 18% इंटरेस्ट है, पेनल्टी एज आई है 300% है। 300%। तो भाई ये 100 रुपए का भी ये हुआ तो 18 रुपए। और सोचो भाई कि गवर्नमेंट ने, अगर तुमने समझो कि 2022 में एक ट्रांजैक्शन किया है, तो समझो 2022 में अपने ट्रांजैक्शन, और अगर वो फाइल उन्होंने खोली 2025 में, तो आपको 3 साल का भरना पड़ेगा। उतने साल का भरना पड़ेगा। हाँ, वो 3 साल का, क्योंकि उन्होंने 2025 में फाइल खोली ना भाई। पर हाँ सर, वो भी तो होगा ना कुछ कि अगर कोई आदमी बोलेगा कि नहीं यार मैंने तो ये पे कर दिया, मेरे को ये नहीं भरना है, मैं केस करता हूँ, मैं फाइट करूंगा, तो वो भी प्रोविजंस है कुछ कि कोई फाइट कर सकता है? सर फाइट के प्रोविजंस है। अच्छा। आपके पास असेसिंग ऑफिसर के बाद में उनके जॉइंट कमिश्नर आते हैं, जिनके पास अपील फाइल कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी आपका केस नहीं सुनवाई होती है तो आप उसके बाद ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, और उसके बाद आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन दिस। ओके। ये फाइट होती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है अभी, तो ये वो मैटर हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर व्यू लिया कि ये गवर्नमेंट की गलती है, इनको एक एमनिस्टी निकालनी चाहिए। तो उस व्यू के ऊपर अभी विचार विमर्श होगा और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आएगा वेदर दिस एमनिस्टी विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। राइट। बट प्रैक्टिकली एक छोटा बिजनेसमैन ये लड़ नहीं पाता है। हाँ। इस प्रोसेस का टाइम एंड कॉस्ट वायबल नहीं होता है। 20% टैक्स अपफ्रंट भरना पड़ता है। मेरे पास ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर है 50 लाख रुपए और गवर्नमेंट ने पेनल्टी लेस कर दी 50 लाख रुपए की। ओह बाप रे बाप। उस केस में वो कहता है सर इतना तो मेरा टैक्स इवेजन हो भी नहीं सकता। मैं 50 लाख के टर्नओवर पे अगर 18 का 18% टैक्स इवेट करके बैठा हूँ तो भी हद में हद मेरी 9 लाख की इवेजन हुई, विच इज इम्पॉसिबल कि एक बंदा 100% टैक्स इवेट कर दे। 9 लाख के इवेजन के ऊपर आप मेरे को 50 लाख की पेनल्टी अगर लगा के बैठे और उसका 20% मांग रहे हो, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा, और बिजनेस नहीं करूंगा तो टैक्स कैसे भरूंगा। इस वजह से भी लोग बहुत सारा टैक्स डिफॉल्ट करते हैं कि हम कंप्लाई करना चाहते हैं बट गवर्नमेंट के मशीनरी हमको कंप्लायंस करने नहीं देती है।
तो जब तक ये मशीनरी सिंप्लीफाई नहीं होती है, जब तक गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करती है, खासकर जीएसटी को, और जब तक ये एरोनियस हेवी टैक्सेस नहीं हटते हैं, तब तक लोग नॉन कंप्लायंस करते रहेंगे। जीएसटी आने के बाद महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? कम हुई है। कम हुई है, कैसे? जैसे वही मैं आपको बता रहा था कि कॉस्ट अगर प्रोडक्शन की कम हो जाती है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक पानी की बोतल खरीदते हैं, उस बोतल के अंदर अगर पानी बनाने का पहले जो खर्चा आ रहा था 8 रुपये लीटर, अब वो कॉस्ट हो गई है 2 रुपये लीटर। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट के बाद भी ये ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ओके ओके। तो दिस इज द बेनिफिट दैट वी गेट। इसके जो मशीनरीज लगती है वो इंडिया में बन जाती है। पहले ये मशीन इंपोर्ट होती थी, तो इंपोर्ट की कॉस्ट हैवी होती थी, इंडियन करेंसी बाहर फ्लोट करती थी, तो इंडिया की एज अ कंट्री हमारी नेशनल वैल्यू डिप्लीट होती थी। अब इंडिया की करेंसी इंडिया में रहती है, नेशनल वैल्यू डिप्लीट नहीं होती है। पहले हम इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन थे, अब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन हो गए हैं। तो जिस वजह से जो लोग हमारा पैसा ले जाते थे, अब हम लोगों का पैसा ले पाते हैं। इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ गया है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशन हुआ है। और इस स्ट्रेंथनिंग का बेनिफिट मिला है कि हम यहाँ पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। जैसे हम बात करें चाइना के इलेक्ट्रिकल स्विचेस की, तो उसके सर्किट्स वर्ल्ड वाइड सिर्फ चाइना मैन्युफैक्चर करता था। विद गवर्नमेंट सपोर्ट अब इंडिया उन स्विचेस को मैन्युफैक्चर करने लगा है। अगर मेक इन इंडिया स्विचेस आप यूज़ करते हो, ऑटोमेशन वाले अगर सर्किट्स यूज़ करते हो, तो आपके सर्किट की रोबस्टनेस बढ़ जाती है, प्लस उसका लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है और उसकी कॉस्टिंग आधे से कम हो जाती है। तो दिस इज व्हाट मेक इन इंडिया इज गिविंग टू अस। ये जो नॉर्मल रेट्स जो बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी की बोतल की बात करें, तो आज हमें पहले 1 लीटर की बोतल अभी 20 रुपए में मिलती, तो पहले हमें 15 में मिलती थी। वो 15 का पहले शायद 10 भी होगा, पर 10 से 15, 15 से 20 तो हो ही रहा है। तो वो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन है जो होने ही वाला है, ये आप वो बोलना चाह रहे हैं? ये नॉर्मल इन्फ्लेशन भी है, प्लस अगर आप 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं तो दिस इज लग्जरी। राइट। गवर्नमेंट ने फ्री पानी जगह जगह लगा के रखा हुआ है, स्टेशन हम वो नहीं पीते हैं। अगर आप रेलवे की बोतल खरीदते हो पानी की, तो आज भी 15 की आती है, 20 की नहीं आती है। रेल नीर। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये पानी महंगा हो गया है। अगर आप 20 लीटर का कैन खरीदते हो तो ये पानी सस्ता है। आपके घर में जो पानी आता है वो फ्री आता है। तो पानी महंगा नहीं हुआ है, प्राइवेट कंपनीज ने अपने लेबल की कॉस्ट बढ़ा दी है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ लेबल और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस इज द मार्जिन दैट दे आर अर्निंग आउट ऑफ दिस प्राइवेट लेबल्ड। पर घर पे जो पानी आता है उसका वाटर चार्जेस तो हमें सर, वाटर चार्जेस पूरे साल का जितना आप भरते हो, हाँ, उससे तो ज्यादा ही पानी, उससे ज्यादा पैसा शायद आप 1 लीटर बॉटल पे लगा देते हो। नहाने में यूज कर लेता होगा तो वो। हाँ वो तो है। तो हम ये देखते हैं हमेशा फॉरेन करेंसी के साथ रेट तो फॉरेन करेंसी के बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा तो मतलब एक देखा जाए तो फिर हमारा तो वैल्यू डिप्लीट ही हो रहा है। अगर हम प्रोग्रेस कर रहे तो इनके वैल्यू से हमें कहीं ना कहीं तो एक कदम आगे जाना चाहिए कि जैसे यूएस डॉलर, जैसे डॉलर अभी कितना 80 हाँ 80 समथिंग होगा, 82 पे चल रहा है। तो वो तो बढ़ ही रहा है। मतलब फिर ये कौन से एंगल से स्ट्रैटेजिक मूव है गवर्नमेंट का, जहाँ पे डॉलर को एक बार बढ़ने दिया जा रहा है बट करेंसी अपनी स्ट्रांग हो रही है। अगर आप जापान का एग्जांपल लेते हैं तो वो उसने अपनी करेंसी को इतनी ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया कि लोग उस पर नज़र रखना बंद कर दें। दैट वाज आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी। उस अटैक के बाद जापान रियलाइज्ड इन लोगों से लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जापान टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। एक ही तरीका था इनसे लड़ने का कि अपनी वैल्यू इतनी गिरा दो लोग उस वैल्यू में इंटरेस्ट ही नहीं लें। इसीलिए जापान ने अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया कि लोग उस पर नज़र रखना बंद। लोग एज इन बाहर के नेशंस, लोग एज इन बाहर के नेशंस, यूएस हो गया जो अटैक कर रहा था उन पे, ये कंट्रीज उस पर इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, जापानीज करेंसी के अंदर इंटरेस्ट लेना बंद कर दिए। जापान ने अपने आप को सेव कर लिया। सिमिलरली इंडिया ने जो डिवैल्यूएशन अलाउ किया अपनी करेंसी का, ये स्ट्रैटेजिक मूव है अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट लॉन्ग रन में देखेंगे, प्रोबेबली 10 साल या 15 साल में देखेंगे कि इंडियन करेंसी सडनली शूट अप होकर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह बन के आएगा। ये स्ट्रैटेजिक मूव क्या होगा, कुछ पता है? आप थोड़ा कुछ बताएं। सर, इसका जो इंटरनल इंटीग्रिटीज पॉलिटिकली चलती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस है। एक एज अ लेमैन उसको समझाना या उसके ऊपर फोकस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आप ये समझे कि इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है ताकि करेंसी पे ध्यान हट जाए और ध्यान जाए प्रोडक्ट पे। इंडिया ने अपने जो फिजिकल डेफिसिट्स को कम करने का प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है,
वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। जो फॉरेन कंट्रीज आज इंडियन करेंसी को एज अ ट्रेडेड करेंसी कंसिडर करते हैं, पहले वर्ल्ड वाइड सिर्फ यूएस डॉलर्स ट्रेड होते थे, अब दुबई इंडियन करेंसी को ट्रेडेड करेंसी में यूज करता है। तो इसका जो बेनिफिट आपको देखने मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वर्ल्ड वाइड इंडियन करेंसी विल बिकम द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। तो हम दुनिया को यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं, हो सकता है आज से 5 साल या 10 साल बाद लोग इंडियन रुपीस के ऊपर पूरे वर्ल्ड की करेंसी को कंपेयर करें। वाह, तब इंडिया की करेंसी का वैल्यू आपको देखने मिलेगा। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है जहां पे आपको खाली शायद 80 से 82 का मूव दिख रहा है नेगेटिव, बट आप अगर यूरो की बात करें जो 100 के ऊपर चल रहा था, अब वो 95 के आसपास है, तो वो रीजनेबलनेस पे आया है। तो कोई इंटरेस्टिंग केसेस आपने ऐसे देखे हो, कुछ आप बताना चाहो कि देखो भाई एक बार ऐसे भी हुआ था, कुछ जीएसटी के कुछ जीएसटी के केसेस, जैसे एक केस हमने देखा था किसी, सॉरी गाइज, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी। पहली न्यूज़ है, अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो आप हमारा व्लॉगिंग चैनल देख सकते हो। उसका नाम है विन विन ब्लॉग्स। आजकल के फास्ट दुनिया में अगर आपको जल्दी जल्दी नॉलेज लेना है तो हमारी दूसरी चैनल विन विन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको हमारे बड़े बड़े पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएंगे। तो कोई इंटरेस्टिंग केसेस आपने ऐसे देखे हो, कुछ आप बताना चाहो कि देखो भाई एक बार ऐसे भी हुआ था, कुछ जीएसटी के कुछ जीएसटी के केसेस, जैसे एक केस हमने देखा था किसी बंदे ने जीएसटी का नंबर रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिजनेस नहीं कर पाया, इमिडिएटली जॉब में चला गया। 3 साल तक नौकरी की, कुछ पैसा कमाया, फिर बिजनेस करने की कोशिश की। अब इस प्रोसेस में वो भूल गया था जीएसटी नंबर कैंसिल करना और उसके रिटर्न फाइल करना 3 साल पहले। तो उसने अब नंबर, नया बिजनेस के लिए नया नंबर अप्लाई किया, उसको नया नंबर नहीं मिला, उसको बोला गया पुराने नंबर की पेनल्टी भरो। हालांकि गवर्नमेंट ने वो नंबर सुओ मोटो कैंसिलेशन में कैंसिल कर दिया है। तो जब वो नंबर गवर्नमेंट ने नॉन कंप्लायंस की वजह से कैंसिल कर दिया, बिजनेस नहीं चला बंदे का, तो उसको वापस नंबर एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको 3 साल की पेनल्टी भरनी पड़ती है, विच इज अबाउट 5,000 पर मंथ। तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी, उसके बाद उसको वापस नया नंबर मिलता है। ये एक बहुत बड़ा हिट पड़ता है बिजनेसमैन को कि वो जस्ट बिकॉज उसने रिटर्न फाइल नहीं किए, जिसकी कॉस्ट शायद निल होती, उसकी वजह से अब 2 लाख रुपए की पेनल्टी आ रही है और वो भरने की कैपेसिटी नहीं है। उसका जो एक वापस एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था, वो सिर्फ सपना बन के रह जाता है। अरे बाप रे, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं? इसके लिए अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। ओहो, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काम करते हैं कि आप खुद जीएसटी में अंदर हो गए या इनकम टैक्स में हो गए और आपको नोटिसेस आते होंगे, और कभी कभी आपको बहुत फनी इंसिडेंट्स लगते होंगे कि भाई ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बेचारे को ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, अभी इसके बिहाफ में मैं लड़ूं तो लड़ूं कैसे? तो ऐसे कुछ भी किस्से आते होंगे जो आप कुछ बताना चाहे तो। सर खासकर टीडीएस के ऐसे किस्से बहुत आते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अपने जितने भी पेमेंट्स हैं उनका टीडीएस डिडक्ट करना होता है, पे करना होता है, और टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। अब जब मेरे पास ऐसे किस्से आते हैं जहाँ पे किसी डिपार्टमेंट ने 10 साल पहले टीडीएस के अंदर कुछ एरोनियस फाइलिंग कर दी, इट कुड बी एज सिंपल एज किसी का पैन नंबर गलत डाल दिया, जिस वजह से एक 4-5 लाख 10 लाख रुपए की पेनल्टी आके खड़ी है। टीडीएस डिपार्टमेंट ये चीज़ नहीं समझता है कि गवर्नमेंट मशीनरी पेनल्टी भरने के लिए परमिशन नहीं देती है। रिस्पेक्टिव ऑफिसर जो आज की डेट में उस पोजीशन पे बैठा है, उसके सर पे पर्सनल नाम पे नोटिस आते हैं कि इसकी पेनल्टी या तो तुम भरो या तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए। अरे बाप रे, वो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लायबल नहीं है, गवर्नमेंट पैसा देगी नहीं, इसका रेजोल्यूशन है नहीं। रेजोल्यूशन गवर्नमेंट को यहाँ पे सिंप्लीफाइड रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करने चाहिए, जहाँ पे उन एरर्स को रेक्टिफाई करने की परमिशन हो, जहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर लाइबिलिटी ना आके या पूरी मशीनरी से पैसा रिकवर करने का सिस्टम हो। और गवर्नमेंट को अगर अपनी गलतियाँ हैं तो वो पेनल्टी की पेमेंट के लिए भी प्रोविज़न करनी चाहिए। इंटर डिपार्टमेंट है, पैसा कहीं जा नहीं रहा है, आपकी गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट में है, बट अगर आप एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पेनल्टी भरने के लिए डिनाई कर दोगे तो आम आदमी पेनल्टी क्यों भरेगा? हाँ, जब आप ही खुद नहीं भरते हो तो दिस इज वेयर फनी थिंग्स वी फेस, वेयर गवर्नमेंट सेज वी विल नॉट पे द पेनल्टी एंड देन द अदर पर्सन सेज अगर आप नहीं भरोगे तो मैं क्यों भरूं? करेक्ट। हम बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में जैसे दुबई है, ये लोग क्या करते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं वो टूरिस्ट से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे ही पूरा देश चलाते हैं, और बेसिकली उनका टूरिज्म इतना हाई लेवल पे होता है कि उनको उससे इतना टैक्स मिलता है कि अपने जो सिटीजन है उनको टैक्स ही नहीं लगाते हैं। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं? और अपने इंडिया में भी टूरिज्म तो बहुत है,
मतलब कुछ कुछ स्टेट्स में तो, जैसे नॉर्थ साइड के आप स्टेट्स देख लो, साउथ में देख लो, बहुत टूरिज्म होता है हर टाइम। क्या हम वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और ये क्या है कि खाली टूरिस्ट से पैसा लेके पूरा देश चल रहा है उनका? तो ये गलतफहमी है। अच्छा। अगर हम दुबई की बात करें तो अब तक उनका चल रहा था टूरिस्ट पे, बट अब उन्होंने डायरेक्ट टैक्स इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अभी 10% ब्रैकेट डाला है, धीरे धीरे वो लोग भी 20 और 30% ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दैट इज़ वेयर टूरिज्म से सिर्फ देश नहीं चल सकता। और दूसरी बात करें, अगर हम दुबई को इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया का एक छोटा सिटी जो टूरिज्म पे चल रहा है, उस सिटी जितना ही बड़ा दुबई है। तो इंडिया में भी जो छोटे छोटे विलेजेस है जहाँ टूरिज्म पे इंडिया डिपेंडेंट है, उन विलेजेस में उनके लोकलाइट्स के लिए टैक्स ऑलरेडी बहुत कम है या नहीं है। जैसे हम बात करें असम, मेघालय के अंदर शिलोंग की, तो वहाँ की जो मेघालयन लोकल ट्राइब है, खासी ट्राइब बोलते हैं उसको, उस ट्राइब को टैक्स नहीं लगता है। वहाँ की जो टूरिज्म रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू उस ट्राइब के खर्चों के लिए गवर्नमेंट सफाइस कर देती है। गोवा की बात करें, मेजॉरिटी टूरिज्म है, बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के अंदर। जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, गोवा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको देखने ही नहीं मिलेंगे। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने A1 फैसिलिटीज़ देखने मिलेगी कि आप प्राइवेट में जाना भी नहीं चाहोगे। जो आप अगर बॉम्बे जैसी सिटी की बात करो तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो हालत है, गोवा में आपको वो प्राइवेट हॉस्पिटल की हालत मिलेगी। और यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लाइविस्ट कंडीशन है, वो कंडीशन में आपको गोवा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे। वाओ, वेरी गुड। दैट इज अ स्टेट विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। उनकी मेजॉरिटी रेवेन्यू टूरिज्म से आती है। उस रेवेन्यू का बेनिफिट लोकलाइट्स तक पहुंचाती है गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल दी फैसिलिटीज नियरिंग फ्री टू देम। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड नहीं है, बट इंडिया इन साइज इटसेल्फ इतना बड़ा है, इन पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि हम सिंगल सोर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए इंडिया के टैक्स लॉज भी कॉम्प्लिकेटेड है। आप यूरोप को अगर देखते हैं, पूरा यूरोप में अगर रशिया को उठा दे तो बाकी का यूरोप इंडिया से शायद छोटा होगा। करेक्ट। रशिया ऑक्यूपाइज मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। इफ यू रिमूव दैट, इंडिया इज स्टिल बिगर देन दैट। तो यूरोपियन पूरे नेशन की जितनी रेवेन्यू है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू अगर इंडिया के पास आ गई तो इंडिया टैक्स फ्री कर पाएगा। तो बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। हाँ, और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती भी जाती है। आपको नहीं लगता सर कि सब चीज़ का बेस रूट पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन एक बून है रादर देन एक प्रॉब्लम। इंडिया के पास जो माइंड है, उस माइंड को खाली चैनलाइज अगर कर देते हैं तो ये पॉपुलेशन इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है पूरे देश के आगे बढ़ने, पूरी दुनिया के आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, ओके। तो दिस पॉपुलेशन इज डूइंग मिराकल्स ऑलरेडी, which miracles we have already seen everywhere across the globe. Correct. इंडिया का नाम हर जगह है। राइट। एक मोदी जी जैसे अगर मिनिस्टर 4-5 और इंडिया में हो जाते हैं, तो आज अकेले मिनिस्टर ने इंडिया को जो पोजीशन पे लेके आया है वर्ल्ड वाइड, वो पोजीशन विजिबल है। आज दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको मोदी जी का नाम नहीं पता हो, हाँ हाँ, राइट राइट। इंडिया का नाम नहीं पता हो। और रिस्पेक्ट इतना, ये हाँ, रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट नाम तो लोगों के कई बार होते हैं, बट वो रिस्पेक्ट के साथ नहीं होते। Right, right. तो इंडिया को रिस्पेक्टफुली अगर लोग देखने लग गए हैं, उस रिस्पेक्ट को एनहांस करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर मोदी जी जितना कैपेबल हो जाए। और फिर इंडिया का डेवलपमेंट के लिए 5 साल नहीं चाहिए, 1 या 2 साल बहुत है। बहुत, हाँ। तो ये बीजेपी आने के बाद आपको बहुत बेनिफिट है उसका। क्या आपने क्या क्या चेंजेस देखे? क्योंकि अभी ऑलमोस्ट उनको 10 इयर्स हो गए हैं। छोटे छोटे इश्यूज उन्होंने एड्रेस किए हैं। हर एक प्रॉब्लम की तरफ उन्होंने बहुत स्मार्टली प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, बिना किसी चीज़ को बड़ा फर्स्ट बनाते हुए। ब्लैक मनी को रूट टैप किया है। जो इंडिया की करेंसी इश्यूज थे, जो ब्लैक मनी फॉरेन में जाके बैठ रहा था, इंडिया के पास नहीं आ रहा था, नोटबंदी जैसा बड़ा स्टेप इंडिया ने उठाया। इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट मिला है। लोगों को ये नहीं पता है, ये सिर्फ ब्लैक मनी टैपिंग नहीं था, ये एक और रिफॉर्म था इंडिया ने जो इम्प्लीमेंट किया कि हम अपने नोट खुद बनाएं, ना कि इंपोर्ट करें उसकी इंक को। तो इंडिया एक बहुत बड़ा पैसा बाहर भेजता था नोट बनाने के लिए, इंक इंपोर्ट करने के लिए। ये नया नोट इसलिए भी आया था ताकि वो इंक का पैसा बच जाए। जो नोट बनाने की कॉस्ट आती थी, उसकी 80% कॉस्ट रिड्यूस हो गई जस्ट बाय यूजिंग होममेड इंक। ओह वाओ। तो दिस इज वेयर इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस।
लोग बोलते हैं नोटबंदी फेल हो गया, लोगों के पास उतना गवर्नमेंट में सर्कुलेशन में पैसा नहीं आया, लोगों को ये पता ही नहीं, ये सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी थी कि हम अपनी इंक खुद बना लें, लाइफ लॉन्ग हमें जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे रिफॉर्म्स ये नई गवर्नमेंट लेके आ रही है, नई सोच लेके आ रही है। पर जब बनाए होंगे नोट तो कैसे डिसीजन लिया कि चलो बाहर से इंक लेते हैं? सर, इंडिया के पास अपनी खुद के कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पहले थे नहीं, अच्छा, तो इंक कभी सोचा ही नहीं गया नोट बनाने की इंक इंडिया में बन सकती है। प्लस इंडिया मेक इन इंडिया पे फोकस्ड नहीं था, तो जितना भी है। मैन्युफैक्चरर्स भी ये सोचते थे कि बाहर से रॉ मटेरियल ले आए, यहाँ पे मिक्सिंग की और दे दी, काम हो गया। मैं बोलूँगा इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट का भी हाथ है कि कई चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, बट उनके इंटरनल प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उनकी सोच को यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उनके टॉप लीडर्स शायद उतने कैपेबल नहीं थे कि नीचे वाले चैनल को मॉनिटर करके, कंट्रोल करके अपने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवा पाए। जो अब की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के पास नॉलेज के साथ साथ पावर है और एक करेक्ट सोच है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये पुरानी गवर्नमेंट और नई गवर्नमेंट का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर से नई गवर्नमेंट बहुत अच्छा फंक्शन कर पा रही है। फॉरेन में जो लोगों का स्विस बैंक में पैसा पड़ा है, उसको टैप करने के लिए बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट तरीके गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं ताकि वो पैसा वापस इंडिया में आ सके। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एनपीए हो रहे थे, इंडिया छोड़ के भाग रहे थे, उनके लिए रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आ रही है ताकि वो एनपीए होने के बाद वापस बिजनेस रिवाइव करके अपना पैसा चुका सके, ना कि इंडिया छोड़ के भागे। तो ये रिफॉर्म्स जो नई गवर्नमेंट लेके आ रही है नई सोच के साथ, ये पुरानी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी बिकॉज उनके पास एज ओल्ड टेक्निक्स थी जिसको वो चेंज नहीं करना चाहते थे। रिजिडिटी थी बेसिकली, Rigidity कि भाई वो जो इवॉल्व पहले से नहीं, चलता आ रहा है। हाँ इवॉल्व ही नहीं होना चाहते ना, कि भाई हमें वो बोलते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम होता है, बट वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। नहीं लाना है। कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है तो वो वही बोलता है कि मुझे टैक्स कम पे करना है, कैसे टैक्स में कम पे करूं। ये एक आम मुद्दा है यस, और सारे इंडिविजुअल्स, स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स, टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीकों में घुसते हैं जो कई बार इलीगल होते हैं, उनको पता नहीं होता है, या वो ये सोचते हैं कि ये हम छोटे लोग हैं, हमको गवर्नमेंट थोड़ी टैप करेगी। बट हमें ये समझना होगा गवर्नमेंट एक मशीनरी है, वो कोई इंडिविजुअल बैकएंड पे नहीं बैठा है जो आपको इंडिविजुअली टैप करेगा। जब वो मशीनरी के रेड फ्लैग्स जनरेट होंगे, ऑटोमेटिक आपको नोटिस आएंगे, और अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊं तो लोग टैक्स बचाने के चक्कर में कई बार डोनेशन कर देते हैं 80G का बेनिफिट लेने के लिए। कुछ जगह पे क्या होता है वो थोड़ा बताओ। 80G एक सेक्शन है जिसके अंडर में गवर्नमेंट कहती है अगर आपने किसी ट्रस्ट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फंड्स डोनेट किए हैं उस पार्टी के ऑपरेशंस के लिए या उस ट्रस्ट के ऑपरेशंस के लिए, ताकि वो पैसा समाज के यूज़ के लिए हो, गरीबों के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, तो ये आपका जो सोशल कॉज की तरफ कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन के बदले में आपको आपका इनकम टैक्स का बचत मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ने एक अच्छे रीज़न के साथ बेनिफिट दिया लोगों को। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फेक 80G अकाउंट्स खोल के बैठी हैं। हम लोग डोनेट करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस फेक है कि जेन्युइन है। अगर हमने गलती से किसी फेक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डोनेट किया तो वो पैसा हमको भारी पड़ सकता है, इतना भारी कि कई बार नौकरियां भी जा सकती है, कई बार जेल भी हो सकती है। तो इस पे बहुत ध्यान दें कि आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए डोनेट ना करें। आप अगर डोनेट कर रहे हैं तो दिल से जेन्युइन डोनेशंस करें, गवर्नमेंट रेगुलेटेड जेन्युइन पार्टीज को ही डोनेट करें, जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस को ही डोनेट करें, ताकि आपका पैसा एक्चुअल समाज के सेवा में यूज़ हो और ना कि खाली टैक्स बचाने के लिए एक टूल की तरह यूज़ हो। जेन्युइन तरीके बहुत है टैक्स बचाने के। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हुए हैं। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन को गवर्नमेंट कहती है, छोटे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, वो अपनी ग्रॉस टर्नओवर का सिर्फ 8% इनकम पे टैक्स भरें, बाकी का उनको खर्चे के लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है जहाँ पे लोग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टैक्स पे करके अपने आप को कंप्लाई कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा टैक्स जब भरते हैं तो आपकी फाइल भी मजबूत होती है एज एन इंडिविजुअल, और नेशन भी अच्छे से चलता है बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। दोनों का बेनिफिट है। अगर हम बात करें किसी सैलरीड इंडिविजुअल की, तो गवर्नमेंट ने सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए मोर देन 40 सेक्शंस प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे उनका टैक्स बच सकता है। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने तरीका बताया है।
पहला सिंपल तरीका ये है, आपके जो भी खर्चे होते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, वो सारे खर्चे आपको टैक्स के लिए एग्जम्प्ट होते हैं। इसके लिए आपकी कंपनी को वो खर्चे अप्रूव करने चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट पर से एक्सपेंसेस है, और आपको वो अपने टैक्स रिटर्न में वो क्लेम करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर उसको अप्रूव नहीं करता है तो वो लेजिटिमेट है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर आप उसकी लेजिटिमेसी प्रूव कर सकते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो खर्चे अलाउ करता है। थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई करके कोई एग्जांपल के साथ ओके, बता अब मैं इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। हर बंदा एक जनरल सेक्शन पे रिसोर्ट करता है, सेक्शन 1013, जो कि है एचआरए क्लेम के लिए। एचआरए का मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस। आप किसी भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी ऐसी सिटी में जहाँ पे आपका खुद का कोई अपार्टमेंट नहीं है, तब वो आपका जेन्युइन एचआरए क्लेम के लिए एलिजिबल हो जाता है। आपको रेंट एग्रीमेंट इन प्लेस रखना है, आपको रेंटल टाइमली भरना है, और आपके पास रेंट रिसिप्ट होने चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो जितना आप एक्सपेंस पे करते हैं टूवर्ड्स रेंट, वो आपको सैलरी से टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। ओके, तो ये एक चंक ऑफ एक्सपेंस हो गया। आप अगर कोई भी प्रोफेशनल परस्यूट्स लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया आई अंडरटेक 1 और 2 कोर्सेज एवरी ईयर, तो ये कोर्स जब मैं करता हूँ तो मेरे बहुत सारे पैसे लगते हैं इस कोर्स को अंडरटेक करने में। वो सारे एक्सपेंसेस उसको एकेडमिक रिसर्च अलाउंस के अंडर में एग्जेम्पशन मिलता है। तो आप अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस इस नॉलेज अपग्रेडेशन का जो कॉस्ट है उसका आप टैक्स भी बचा सकते हैं। तो ये एक दूसरा लीगल मीन्स हो गया जो लोग नहीं समझते हैं और लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। आपके अगर टेलीफोन बिल्स हैं, इंटरनेट बिल्स है, वर्क फ्रॉम होम है, आजकल आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, इधर पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो घर में आपने ऑफिस सेटअप किया है, आपने टेबल चेयर लगाई है, कंप्यूटर लगाया है, इंटरनेट एक्सपेंस जा रहा है, टेलीफोन एक्सपेंडिचर जा रहा है, ये सारे खर्चे आपके एक्सपेंस मिलते हैं आपकी सैलरी में, ताकि आपका टैक्स बच सके। इसके प्रॉपर बिल्स मेंटेन करें और इन बिल्स को कंपनी में सबमिट करके क्लेम करें और इनका बेनिफिट उठाएं। आप अगर अपना जॉब परस्यू करने के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेस परचेज करते हैं तो ये आपके यूनिफॉर्म अलाउंस में कवर हो सकता है। तो इसके अंडर में अगर आप ब्लेजर पहन के बैठे हैं, जैसे आज मैं आपके सामने एक फॉर्मल सूट में आया हूँ, यहीं पे अगर मैं शॉर्ट्स में आता तो ये इंटरव्यू आप लोग शायद नहीं देखते। तो ये ब्लेजर का जो कॉस्ट है ये मेरी सैलरी से मुझे अलाउंस मिलता है और इसका टैक्स में बचा सकता हूँ। इसके बिल होने चाहिए प्रॉपर, बिजनेस यूज होना चाहिए। ब्लेजर पहन के मैं मूवी के लिए तो जाऊंगा नहीं, तो ये प्रोफेशनल ड्रेस हो गई, तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर कवर हो सकता है। आपकी कंपनी को इसको अप्रूव करना है कि दिस इज द यूनिफॉर्म दैट योर कंपनी वांट्स यू टू वेयर व्हाइल यू आर ऑन द कंपनी मीटिंग्स। तो ये वाला मोस्टली लोग लेते नहीं है ना ऐसा? जी, लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक्सपेंस लेकर के पैसा बचा सकते हैं। लोग इस चक्कर में कैश में एक्सपेंडिचर्स करते हैं। हमारी एडवाइस रहती है आप कैश एक्सपेंडिचर बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रिसोर्ट करें, आप कार्ड यूज़ करें, ताकि गवर्नमेंट का मनी रेगुलेट हो सके। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं। जब आप ये कैश को हटा के अकाउंट से पेमेंट करते हैं या यूपीआई या कार्ड ट्रांजैक्शन इनकर करते हैं तो आपके ये एक्सपेंसेस लेजिटिमेट हो जाते हैं, आपके पास अप्रोप्रिएट बिल्स अवेलेबल होते हैं, इसके बेसिस पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो एक थोड़ी बात और सिंप्लीफाई करनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है फॉर एग्जांपल, और मैंने 10,000 रुपए का ब्लेजर लिया जी, तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे इसका अलाउंस दो जी। तो अलाउंस दो मतलब क्या कि 1 लाख के ऊपर 10,000 देंगे कि 1 लाख के अंदर ही जो 10,000, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अलाउंस वो मिलेगा? ये अलाउंस 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। आपकी जो 1 लाख की सैलरी होगी इसका कुछ स्ट्रक्चर ब्रेकअप होगा, उस ब्रेकअप के अंदर ये 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और आपको ये नहीं पता है, अगर आप इसको सेपरेटली बिल प्रोड्यूस कर देते हो तो इसका टैक्स बच सकता है। आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, बट एग्जिस्टिंग इनकम से आपने जो खर्चा किया है उस वजह से आपकी इन हैंड इनकम कम हो गई, तो उसमें आपको खर्चा मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को जाके कंपनी को क्या बोलना पड़ेगा? एम्प्लॉय को अपने कंपनी के पास, एम्प्लॉयर के पास जाके बिल की कॉपी सबमिट करनी है। हर एम्प्लॉयर का अपना फॉर्मेट होता है उन बिल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करें। आप अपने कंपनी के एचआर से कांटेक्ट करें इस चीज़ के लिए। अगर आपकी कंपनी के एचआर आपको प्रॉपर फॉर्म्स देते हैं, उस फॉर्म को भरें, बिल्स की कॉपी अपलोड करें उसके साथ में, और आपका एचआर आपको सैलरी के साथ टैक्स डिडक्शन रिड्यूस करके आपको नेट सैलरी दे देगा। तो आपकी इन हैंड सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन केस कंपनी वो डिडक्शन रिड्यूस नहीं करती है, ये बोल के कि हम इसको अपने एंड पे रिड्यूस नहीं करेंगे, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एनुअली
आपका रिफंड क्लेम कर सकते हैं ये एक्सपेंसेस डिस्क्लोज करके। आपको बता के, मतलब आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको आके बताएगा कि भाई ये ऐसा ऐसे मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए आपको सीए की भी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ऑनलाइन कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म लेके भरें। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं। इतना सिंपल है कि एक लेमैन जो 12वीं फेल हो वो भी उस फॉर्म को बहुत स्मूथली भर सकता है, तो आपको सीए की भी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मैं घर पे बैठा हूँ तो मैंने मेड रखी, मैंने कुक रखा है, ये सारे भी एक्सपेंसेस एक्चुअली इनडायरेक्टली मैं काम के लिए ही यूज कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। करेक्ट, क्योंकि वो लोग है तो मैं फ्री हूँ और मैं बाहर जाके काम कर सकता हूँ शायद आई थिंक ये मेरा शायद लॉजिक पता नहीं राइट है कि नहीं। आपका ये लॉजिक एब्सोल्युटली राइट है। आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स आप इनकर करते हैं, whatever makes you free for your official duty and helps you do your duty in a better efficient manner, तो वो आपके ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस हो गए, वो अलाउ हो जाते हैं। आपने अगर बच्चों के लिए एक वार्डन हायर की है ताकि आपके बच्चे वार्डन के केयर में टेक में रह सके और आप अपना जॉब कर सके स्मूथली, तो वो वार्डन के अलाउंस भी आपको मिल जाते हैं ताकि आपका टैक्स बच सके। जो अभी लोग ऐसे ही दे देते हैं पैसा और उस पे जो टैक्स डिडक्शन हो रहा है वो लेते भी नहीं है। वो लेते भी नहीं। और कंपनीज भी गाइड नहीं करते ये मैटर में कि कंपनीज खुद बता दें कि आप ये कर ले सकते। कंपनीज क्यों नहीं करती होगी शायद, ये मतलब कोई reason? कंपनीज नहीं करती है, उसका रीज़न है अगर छोटी कंपनी है तो शायद उन्हें पता नहीं है इतने बेनिफिट्स का, उनके पास अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट नहीं है और उनके कंसल्टेंट उनको इसके ऊपर गाइड नहीं करते हैं। अगर बड़ी कंपनी है तो उनके पास एम्प्लॉयज़ 500,000 से ज़्यादा होते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है हर एक एम्प्लॉय को गाइडेंस देना और हर एक एम्प्लॉय के लिए उसका बेनिफिट पास करना। तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ से कि या तो वो सामने से आके अपने एक्सपेंस क्लेम कर ले या वो इग्नोर कर दे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, क्योंकि कंपनी तो उतना पे कर ही रही है। करेक्ट। अगर आप कहीं LTA का खर्चा यूज़ करते हैं, जो आप यहाँ से अपने होम टाउन जाने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर ट्रैवलिंग, साल में एक बार, और ये 4 साल में 2 बार एक्सपेंस मिलता है, तो ये एक्सपेंस भी आपको अलाउ हो जाता है फॉर सेविंग ऑफ टैक्सेस। तो LTA क्या होता है फुल फॉर्म? लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस। आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके होम टाउन में ट्रैवल करने के लिए आप गए हैं तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको रिइंबर्स मिल जाती है। अच्छा, ओके। एक मेजर डिडक्शन जो लोग मिस आउट करते हैं, अगर आपका घर आपने खरीदा है उसके ऊपर आप ये पे करते हैं, EMI पेमेंट करते हैं, तो EMI का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 में सब लोग 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। बट लोगों को ये नहीं पता है ऊपर का जो सरप्लस मनी है, सपोज आपका इस साल का इंटरेस्ट था 5 लाख रुपए, 2 लाख का डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया, ऊपर जो 3 लाख रुपया है वो आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में 8 साल तक कभी भी आप वो क्लेम कर सकते हो। तो आपका सरप्लस मनी भी लॉस्ट नहीं होता है। आपको खाली करना इतना है, आप अपने रिटर्न फाइल करते वक्त 2 लाख रुपया राउंड फिगर नहीं एंटर करके एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें एंटर करें ताकि गवर्नमेंट उसको कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर सके और आपको सब्सिक्वेंटली उसका क्लेम करने को मिल सके। मुझे एक्चुअली एक एज अ लेमैन पूछना था एकदम ही बेसिक के, अगर मैं सारी चीज़ें कैश में कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को बता ही नहीं रहा, मतलब UPI पे नहीं कर रहा, ना टैक्स भर रहा हूँ, कुछ सब सारी मेरे टैक्स कैश में ही चल रहा है, इधर दिया फ्रिज ले लिया कैश, घर ले लिया कैश, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा फिर भी? सर पहला चीज़, अगर आप ये सारे एसेट्स टैक्स बचाने के लिए कैश में कर भी रहे हैं तो ये गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, बिकॉज दीज आर कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन सब के ऊपर आपने GST का पेमेंट किया है तो कहीं ना कहीं आपने इसका टैक्स तो भरा है, बट आपको पता नहीं है कि आप ये टैक्स भर के परचेज कर रहे हो। प्लस आप जब कैश में पेमेंट करते हो तो 2-3 दिक्कतें हैं इसमें। पहली, आपका पैसा चैनलाइज नहीं हो रहा है, आपकी इनकम अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है गवर्नमेंट के बुक्स में। अगर यही पैसा आपके अकाउंट में होता तो इनकम बुक हो जाती, आपने परचेज एसेट्स परचेज किए हो तो उसके एक्सपेंस मिल जाते हैं आपको, नेट इनकम पे टैक्स नेग्लिजिबल या जीरो हो जाता तो आपको टैक्स वाइज इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड बेनिफिट आपको ये मिलता, आपको जो GST भर रहे हो उसका इनपुट क्रेडिट मिल पाता। थर्ड बेनिफिट ये मिलता, आपकी फाइल मजबूत हो जाती, कल अगर आपको लोन की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती तो आपके लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती। बैंकिंग चैनल में आप एक अप्रोप्रिएट नेशनल एसेट बन जाते हैं गवर्नमेंट के लिए। प्लस जो वेंडर्स आपको कैश में देते हैं वो आपसे GST का पैसा कलेक्ट करते हैं, बट हो सकता है कि वो शायद GST ना भर रहे हो, तो आपने टैक्स एवेजन पे उनकी मदद कर दी इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं चला, आपने तो पैसा पूरा दिया। बट मतलब फ्रिज का कॉस्ट अगर 15,000 है जी, तो उसमें GST इंक्लूडेड करके 15,000 था, तो उसमें 28% GST होगा,
विच इज अच्छा। तकरीबन 4,500 रुपए। तो उसने तो मुझसे 15 ले लिया पूरा। वो 4,500 रुपए नहीं भरेगा तो उसने टैक्स इवेजन किया बिकॉज आपने उसको कैश दिया। तो वो अवॉइड करने के लिए भी आप जब आप टैक्स का पैसा दे रहे हो तो कम से कम वो पैसा गवर्नमेंट तक पहुंच जाए ताकि देश चल सके, इसीलिए आपको कैश अवॉइड करना चाहिए। कैश अवॉइड करना चाहिए, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनके टैक्सेशन के ब्रैकेट्स भी बहुत हैवी है और लोगों को लगता है कि हमें इतना तो कुछ सर्विस मिल नहीं रहा, हमें तो वही रोड मिल रहा है, हमें तो वही फैसिलिटी मिल रही है। ऑफकोर्स वो सोचना बहुत गलत बात है, बट ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि लोग भाग रहे हैं और बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं हमें कि भाई जीएसटी भी भरो, आप इनकम टैक्स भी भरो, ये हर भरो। चीज पे एक सिंगल विंडो हो जाए या एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम कि भाई आपको एक ही भरना है, कि उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है इसके लिए। सर मैं नहीं मानता इसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसमें हमारी रॉन्ग थॉट प्रोसेस या रॉन्ग अपब्रिंगिंग या रॉन्ग नॉलेज, आजकल जो गूगल गलत नॉलेज दे रहा है उस वजह से हमको लग रहा है हम टैक्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम भागने के चक्कर में ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। जो बंदा अपनी लाइफ की पूरी इनकम को वाइट में रखता है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो 100% वाइट में रखते हैं, बट जो बंदा पूरी इनकम वाइट में रखता है वो मिनिमल टैक्स भरता है और मैक्सिमम बेनिफिट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का उठाता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है, जब पूरे देश का पैसा एक नंबर हो जाएगा तब गवर्नमेंट की पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट जो डेफिसिट में चल रही है, फिजिकल डेफिसिट में, वो खत्म हो जाएगा और हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। एक डेवलपिंग नेशन को अगर डेवलप्ड बनाना है तो सबसे पहले टैक्सेस कंप्लाई करने ज़रूरी है। अगर आप सारे टैक्सेस कंप्लाई करते हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग कम से कम 20% से कम हो सकती है। ओ अच्छा। तो आप बेनिफिट में आ जाओगे अगर आप कंप्लाई करते हो। एक गरीब आदमी से लेके एक आम मिडिल क्लास आदमी जिसकी मंथली रेवेन्यू 1 लाख से कम है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस की है वो ओवरऑल तकरीबन जीरो के आसपास टैक्स बनता है। तो मिडिल क्लास आदमी खाली अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने शुरू कर दे, बैंकिंग चैनल यूज़ करना शुरू कर दे, यूपीआई वगैरह यूज़ करना शुरू कर दे, तो वो जीरो टैक्स भर के गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स का 100% बेनिफिट उठा सकता है। आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला वो बहुत इंट्रीगिंग पॉइंट था कि अगर आप भागोगे तो उल्टा ज्यादा टैक्स भरोगे और उल्टा प्रॉपर चैनल से जाओगे और भर दोगे इनकम टैक्स रिटर्न तो कम टैक्स भरोगे। थोड़ा एग्जाम्पल से समझा सकते हैं तो? सर जैसे कि एक आदमी है जिसकी सैलरी है 80,000 से लाख रुपए महीना, उसकी एनुअल इनकम हुई 12 लाख रुपए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 10 के अंदर मैंने आपको अलाउंसेस बताए, वो सारे अलाउंसेस का अगर वो बंदा बेनिफिट उठाता है, उसका घर रेंट पे है या खुद का खरीदा हुआ या गांव में एक घर खरीदा है, ऑफिस ड्यूटीज़ के लिए किसी शहर में वो जॉब कर रहा है, उसके लिए वो रेंट पे घर पे रहता है, उसके अलावा वो कुछ एजुकेशन अंडरटेक करता है, अपनी नॉलेज अपग्रेड करता है, वो कुछ अपनी हेल्थ के लिए करता है, जिम वगैरह ज्वाइन करता है, वो किसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे खर्चे उसके साल भर में तकरीबन 40% ऑफ सैलरी बंदा खर्च कर देता है अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, जिसमें वो अपने जॉब को अच्छे से कर पाए। तो 12 लाख की सैलरी पे अगर 40% उसने एक्सपेंस किया तो नेट 60% सैलरी पे ही उसको इनकम टैक्स भरना है। हाँ, अब 60% सैलरी पे जब हम आते हैं तो 12/6 हो गया 7,20,000। राइट। 7,20,000 में से 1.5 लाख रुपए 80C का उसको बेनिफिट मिल जाता है, जो उसका पीएफ वगैरह कट रहा होगा। करेक्ट। तो बच गया आपके पास 5.5 लाख रुपए। अब 5.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपया 80D का बेनिफिट मिलता है उसको, जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरता है या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस पे करता है फॉर एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और एनी काइंड ऑफ डिसीज। तो नेट इन हैंड हो गई सैलरी उसकी 5 लाख रुपए, जिस पे टैक्स बनता है 0। तो टेक्निकली 12 लाख की सैलरी वाला बंदा 0 टैक्स पे अपना कंप्लायंस कर सकता है। उसको खाली करना इतना है कि चैनलाइज मीन से उसको एक्सपेंडिचर्स करने और कैश में नहीं करना है। और बहुत सारे लोग गलती इसमें करते हैं कि वो ये सारे एक्सपेंसेस कैश में करते हैं, हाँ, जिस वजह से वो लेजिटिमेसी प्रूव नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। और इसलिए उनको एक्सपेंस क्लेम मिलता नहीं है। राइट। जैसे एज अ लेमैन मुझे क्या दिखाई देता है ना कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मैं रोड टैक्स भर रहा हूँ, मैं गाड़ी पे टैक्स भर रहा हूँ, गाड़ी का टायर ले रहा हूँ तो भी टैक्स भर रहा हूँ, मैं घर ले रहा हूँ तो टैक्स भर रहा हूँ, इनकम जो मैं कमा रहा हूँ उस पर तो टैक्स भर ही रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कितने टैक्सेस में हो रहा है? ये एक चैनल क्यों नहीं कि हाँ भाई ये कुछ भी खरीदे कुछ भी करे, बस इसने इनकम इसकी इतनी है उस पर ले लो टैक्स। तो ये ऐसा क्यों नहीं है कि मुझको बिस्किट का पैकेट पे भी शायद टैक्स देना ही पड़ता है? सब पे एवरीथिंग। अगर हम समझे तो ये हम डिफरेंशियल टैक्स भरते हैं, पूरा टैक्स हमारा नहीं लगता है। तो डिफरेंशियल टैक्स का मतलब हो गया
आपको हर पॉइंट पे गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेती है। सिंगल पॉइंट पे अगर एक कंज्यूमर से गवर्नमेंट फ्लैट टैक्स लेने लग जाएगी तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। आपकी सपोज सैलरी है 1 लाख रुपया और गवर्नमेंट कहते हैं फ्लैट 60,000 रुपया टैक्स भर दो, तो दिस विल नॉट बिकम प्रैक्टिकल। प्लस हर बंदा वो बेनिफिट नहीं लेता है हर एसेट का कि उसको पूरा फ्लैट टैक्स भरना चाहिए। तो इसीलिए यूनिफाइड टैक्स नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल टैक्स। गवर्नमेंट कहती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक पोर्शन ऑफ टैक्स भर चुकी है, जिस वजह से उस प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर वो टैक्स इंक्लूडेड है। उसके बाद जब वो अपने प्रॉफिट के साथ सेल करती है तो उस प्रॉफिट पे डिफरेंशियल टैक्स भरती है एंड सो ऑन। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब आता है तो चैनल पे हर एक बंदा टैक्स भर रहा होता है। आप तक खाली वो फिगर आता है कि आपको दिखता है मैं टैक्स भर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप वो टैक्स नहीं भर रहे हो, वो टैक्स ऑलरेडी भरा जा चुका है। डबल कब लगता है कि जैसे मैं जो सैलरी से टैक्स दे रहा हूँ उसका गवर्नमेंट मुझे रीज़न दे रही है कि भाई उससे देश चलेगा, उससे रोड बनेंगे, उससे फ्लाईओवर बनेगा, ये लग बनेगा, रोड वोड सब बनेंगे, आपके इनकम के जो आप टैक्स भर रहे हो। मैं जब गाड़ी खरीदूँ तो फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि अब रोड टैक्स भी दे दो। तो वो तो मुझे मतलब लेमैन के माइंड में डबल हो जाएगा, यार अभी तो मैंने उसको उससे आप देश चला रहे हो, मैंने गाड़ी खरीदी फिर वापस आप मेरे से रोड का मांग रहे हो। तो इसलिए वो डबल एक साउंड करता है, साउंड करता है सर, वो है नहीं। आप जब ये भी समझा, आप जब सैलरी कमाते हो उस सैलरी के टैक्स से गवर्नमेंट रोड बनाती है। गाड़ी जब खरीदते हो उस पे जो रोड टैक्स है उससे रोड को मेंटेन करती है। तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों चलता है। हाँ। तो इसीलिए रोड टैक्स जब कलेक्ट करती है पर व्हीकल बेसिस पे एक नॉमिनल अमाउंट टैक्स होता है और सैलरी के ऊपर आपको एक परसेंटेज टैक्स लगता है बेस्ड ऑन योर इनकम। अभी ब्रैकेट्स क्या है हमारे, थोड़े ब्रैकेट्स अगर बता दे तो। 0 to 5 लाख जीरो टैक्स है। ओके। 5 लाख to 10 लाख आपका सेकेंड लेवल ऑफ टैक्स है विच इज 10%। 10 लाख to 15 लाख आपका 20% है। 15 लाख के ऊपर 30% है। ओके। ये 30% का ब्रैकेट बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीधा 1 करोड़ में 30 लाख। मतलब जो बहुत हाई अर्निंग वाले लोग हैं, चलो उनको शायद कहीं ना कहीं तो उनको भी पिंच होता ही होगा कि भाई हम 1 करोड़ अगर कमा रहे तो 30% में 30 लाख रुपया दे रहे, भले आफ्टर ऑल द डिडक्शंस एंड एवरीथिंग थोड़ा बहुत वही फिगर आएगा। तो ये 30% का ब्रैकेट पे हमेशा डिस्कशन चला है कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा ब्रैकेट है। तो आपको भी नहीं लगता कि है थोड़ा बड़ा ब्रैकेट तो है, थोड़ा कम कर सकते हैं इस पे? ये ब्रैकेट है बड़ा, गवर्नमेंट ओवर टैक्स कर रही है। काफ़ी कंट्रीज इससे कम टैक्स पे है, कुछ कंट्रीज तो जीरो टैक्स पे भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये टैक्स होना चाहिए, बट अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीटली कंप्लाई करते हैं तो शायद एक पॉइंट पे गवर्नमेंट या डायरेक्ट टैक्स को जीरो भी कर सकती है 30% की जगह पे। बट एज अ डेवलपिंग नेशन टैक्स की ज़रूरत है, यूनिफाइड टैक्स रेट होना चाहिए अनडाउटेडली। मेरा भी ये मानना है अगर गवर्नमेंट फ्लैट 10 या 15% टैक्स सबको लगा दे तो इससे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है देश की वो टैक्स भरने लग जाएगी। और अभी क्या हो रहा है, हार्डली 3-4% पॉपुलेशन टैक्स भरती है, रिटर्न फाइल करती है, बाकी 96% पॉपुलेशन रिटर्न ही फाइल नहीं करती। अभी भी यही परसेंटेज है? अभी भी यही परसेंटेज है। अच्छा, तो ये है बिकॉज गवर्नमेंट ने टैक्स 30% प्लस ब्रैकेट पे किया हुआ है। राइट। कुछ जगह पे तो अगर इफेक्टिवली देखें तो 40% के आसपास भी टैक्स लगता है। जहाँ पे 50 लाख के ऊपर इनकम है किसी की तो उसको इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, उसके ऊपर सेस लगता है। सरचार्ज एज हाई एज 20% भी होता है ऑन टैक्स। तो दैट इज वेयर द टैक्स लायबिलिटीज आर सो हाई दैट पीपल गेट टेम्प्टेड टू इवेड टैक्सेस व्हिच इज इलीगल, बट पीपल गेट टेम्प्टेड बिकॉज द टैक्स ब्रैकेट इज टू हाई। अगर गवर्नमेंट फ्लैट 15 या 20% का ब्रैकेट सबको लगा देती है या बिलो 5 लाख पे यूनिफाइड 1000-1500 रुपए का फ्लैट टैक्स लगाती है तो पूरा देश कंपलसरी टैक्स भरने लगेगा। अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 200 रुपीज पर मंथ इफ एवरीवन पेज, तो पूरा देश 140 करोड़ की जनता अगर टैक्स भरती है 1.4 बिलियन तो आपको 30% ब्रैकेट की जरूरत दिखता है। कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि लोगों को दिखे ही नहीं कि भाई हमको पिंच हुआ ये, और उस रास्ते से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये बात चल रही है बट गवर्नमेंट आई थिंक कुछ सुन नहीं रही है शायद अभी। अगर हम इस साल का देखें, लास्ट ईयर जो 4% पॉपुलेशन रिटर्न फाइल कर रही थी, इस बार गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट्स हैं वो 8 से 9% तक की पॉपुलेशन रिटर्न फाइल ब्रैकेट में आ जाएगी बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ दीज न्यू रेजिम्स व्हिच गवर्नमेंट हैव गॉट इनटू। अच्छा, सीधा 9%, सीधा डबल हो गया। सीधा डबल। मतलब इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन अगर ये बाकी के 90% भी अपना पैसा डालना शुरू कर दे। इनफैक्ट मोर देन डेवलप्ड नेशन हो जाएगी। इंडिया कुड बी नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमी। जो मोदी जी का वादा है नेक्स्ट 4 साल में वो इंडिया को टॉप 5 कंट्रीज में ले आएंगे।
इसके लिए अगर देश के लोग एक छोटा सपोर्ट कर दें कि हर बंदा अपना टैक्स ईमानदारी से भरता है, दैट्स इट, तो 5 साल में नंबर 3 नंबर 5 के जगह नंबर 1 पे इंडिया आ सकती है। पॉपुलेशन ज्यादा है बट वो अपनी पावर भी है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है उसको जीरो टैक्स पर रखा है, लोग इलीगल मीन्स पे उतर गए हैं, एग्रीकल्चर को एक एज अ टूल यूज़ करते हैं। आप अगर बात करें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, वो सब ऑन पेपर किसान हैं, वो एक्टिंग वगैरह करते हैं, सेलिब्रिटीज़ अपने बड़ी इनकम अर्न करते हैं, उसको एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं। विलेज में उन्होंने कोई लैंड पार्सल खरीद रखा है विच इज़ एन एग्रीकल्चर लैंड, उस लैंड पार्सल की इनकम डिस्क्लोज करते हैं और टैक्स इवेड कर देते हैं। मतलब अभी मुझे अगर एक्टिंग करने का 1 करोड़ रुपया मिल रहा है और मैंने एक लैंड खरीद के रखा हुआ है, तो मैं ऐसे बोलूंगा वहां के अनाज बेच के मुझे ये पैसा मिला। जी, जब आप ये करते हो तो आप टैक्स इवेड कर लेते हो। नहीं तो उसको चेक करने के लिए कोई नहीं कि भाई अनाज बेचा भी है तुमने। वो जब स्क्रूटिनी होगा तब वो स्क्रूटिनी होगा, वो प्रूव होगा भी अनाज नहीं बेचा गया है, उस लैंड का उतना प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये प्रूव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो इस वजह से भी ये चीज़ें एस्केप हो जाती है टैक्सेस से। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है तो गवर्नमेंट उनके लिए एक छोटे एग्रीकल्चरिस्ट के लिए नॉमिनल टैक्स रेट लगाना चाहिए और एक सेगमेंट लगाना चाहिए कि 20 लाख के ऊपर अगर आपकी एग्रीकल्चर रेवेन्यू है या एक्स अमाउंट जो भी गवर्नमेंट को उचित लगता है, उनकी बहुत प्रॉपर मशीनरी, उसके प्रॉपर ऑफिसर्स बैठे हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए, बट दे शुड हैव अ सर्टेन अमाउंट जहाँ पे गवर्नमेंट बोले इसके बाद आपको नॉर्मल टैक्स लगेगा, ताकि जो इंडिया का मेजॉरिटी रेवेन्यू सेक्टर है, 70% ऑफ द इंडियन रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर 70% का एक नॉमिनल 20 या 30% भी टैक्स भरने लगे तो ओवरऑल इंडिया की 25% से ज़्यादा पॉपुलेशन टैक्स भरने लगेगी। 70% रेवेन्यू पूरे मतलब अगर इंडिया की रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए है तो उसमें से 70 करोड़ रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। अच्छा, बाय एक्सपोर्टिंग द क्रॉप्स, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट बोथ। पर ये ऑफिशियल रियल वाले Official जो numbers रियल हैं। वाले जो एग्रीकल्चर पे फार्मिंग करके जी, छोटे फार्मर्स है जिनकी इनकम कम है उनको बेनिफिट दे गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी देना चाहती है, बट गवर्नमेंट को एक कट ऑफ लेना चाहिए कि एक एक्स रेवेन्यू के ऊपर जब फार्मर पहुंचता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स भरना है। उसमें लैंड साइज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एक्स साइज ऑफ लैंड के ऊपर लैंड है तो आपको टैक्स लगेगा, एक्स साइज ऑफ रेवेन्यू के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, एक्स साइज ऑफ प्रोड्यूस के ऊपर टैक्स लगेगा। जब ये गवर्नमेंट कर दे तो बाकियों के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। अभी 4% पॉपुलेशन पूरे 100% पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, उनके कंधों पे बर्डन ज़्यादा है, इसीलिए वो इलीगल मीन्स पे रिसोर्ट करते हैं। अगर ये बर्डन 25% लोग शेयर करने लगे बाप रे बाप, तो देश का चलना बहुत बहुत नहीं, easy हो कितने जाएगा। फार्मर्स ना, जैसे मैं पूरा नाम नहीं लूंगा बट कितने फार्मर्स जैसे आप नॉर्थ साइड में या कहीं पे देख लीजिए, मर्सिडीज से लेके उनके पास जैगुआर तक है, जी तो बिल्कुल वो भी Tax और free जीरो है। टैक्स, जीरो टैक्स टैक्स फ्री है पूरा अब tax खासकर पंजाब की बात करें हाँ हाँ तो पंजाब में हर फार्मर के पास मर्सिडीज होगी, हाँ। हर फार्मर करोड़ों में कमाता है एवरी ईयर, टैक्स 1 भी रुपया नहीं भरता है। माय गॉड, तो दिस इज अ मेजर सेगमेंट विच इज लीगली अ टैक्स प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बट मेरे हिसाब से ये टैक्स इवेजन है। मैं 50 करोड़ का चावल भी अगर एक्सपोर्ट कर दूं फिर भी जीरो टैक्स पर। जीरो टैक्स है बिकॉज यू आर डूइंग एग्रीकल्चर। नहीं, वो जैसे आपने एक चीज बोली कि 4% लोग ही बर्डन ले रहे हैं, 4% लोग टैक्स भर रहे हैं, और उसके पहले आपने बोला था कि ये मशीन ड्रिवन सेक्टर है, मतलब कोई इंसान बैठा नहीं है कि अच्छा विनायक ने भरा टैक्स, विनीत ने भरा, ऐसा नहीं है, मशीन ड्रिवन है। करेक्ट। तो ये मशीन फाइंड आउट नहीं करती कि 96% कौन कौन है और कौन कौन नहीं भर रहा है ये? सर मशीन आइडेंटिफाई कर सकती है अगर बंदा एग्जिस्ट करता है सिस्टम पे। तो जब आप अपने इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करते हो, कैश में ही पूरा इनकम एस्केप कर देते हो, आप अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट बता देते हो सिस्टम पे, तो वो मशीन एक कंप्यूटर सिस्टम है, ऑल्दो उसके अंदर एआई इन्वॉल्व है, बट एआई का लिमिटेशन है जो उसके कोडिंग है उस कोडिंग के बाहर नहीं जा सकती। तो अगर उसके कोड्स के अंदर में वो एग्जेम्प्टेड है तो है, फिर वो रेड फ्लैग जनरेट नहीं करेगा। नहीं पर उनका पैन कार्ड और ये सब तो रहेगा ही ना, तो वो पैन कार्ड से भी लोकेट नहीं कर तो सकते। पैन कार्ड से बंदे को लोकेट कर लिया, बंदे ने अपनी इनकम एज एन एग्रीकल्चरिस्ट बता दी, तो मशीन के अंदर सिस्टम के अंदर फीड है कोड कि एग्रीकल्चर जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप टैक्स को एस्केप कर दोगे। करेक्ट। तो मशीन ने टैक्स एस्केप कर दिया, उसको पता ही नहीं चला कि ये जेन्युइन है कि फेक है। तो दैट इज वेयर द मशीन विल फेल। बट कुछ कुछ मैंने भी बहुत सारे लोग मिले हैं जिसने आज तक मतलब हमारी एज तक पहुंच गए हैं लोग, मतलब लोग 30, 35, 40 के लोग हैं और इन्होंने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा है। मतलब बोलते हम तो भरते ही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न। तो इन लोगों का पैन कार्ड तो होता ही है या आधार कार्ड तो होता ही है, तो
तो इन लोग जिसने भरा ही नहीं है, ये लोग को भी लोकेट कर सकते हैं कि ये लोग ने कभी आज तक भरा नहीं, समझो आज तक नहीं भरा है, तो ये और लोग को वो भी लोग शायद लोकेट अकाउंट ट्रांसफर भी लेते हैं पैसे, ऐसा नहीं कि वो cash लेते में होंगे, लेते पर अकाउंट दिखाते ही नहीं ना जब रिटर्न ही आप फाइल नहीं अभी करते हो। इनको भी गवर्नमेंट ने टैप करने के लिए न्यू मेथडोलॉजीज इंप्लीमेंट किए हैं। एक उन्होंने किया है कि अगर आपको किसी भी टैक्स पेयर से इनकम आती है तो वो टैक्स पेयर आपका 20% टीडीएस काट के आपके पैन कार्ड पे जमा करेगा इंस्टेड ऑफ 1 या 2%, ताकि आप उस मशीनरी में ऑटोमेटिकली कवर हो जाओ। तो आप फोर्सफुली उस टैक्स को फाइल करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक टैप चालू किया है। गवर्नमेंट इज अपग्रेडिंग इट्स सिस्टम्स एवरी डे, लर्निंग फ्रॉम पीपल। पहले गवर्नमेंट अपने एज ओल्ड प्रैक्टिस पे थी कि ये हमारा प्रोसेस है, अब गवर्नमेंट एवरीडे अपग्रेड हो रही है। न्यू गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं। ये लोग टेक स्मार्ट हैं, ये लोग न्यू टेक्नोलॉजीज डाल रहे हैं इन प्लेस डिजिटली कि आप हर बंदे को टैप कर सको। अगर आप बहुत सारा कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो कैश ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया है। आपके बैंक अकाउंट्स आपके पैन कार्ड से लिंक कर दिए हैं, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर दिया है। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट खोलते हो तो भी टैप हो जाएगा। टैप हो जाए। आप किसी बैंक के अंदर पैसा लेन देन करते हो तो भी टैप हो जाएगा। और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपको किसी चैनलाइज सोर्स से इनकम आती है तो आपका 20% टीडीएस कटेगा। उसको एस्केप करने के लिए ओनली वे आउट इज आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो आप सिस्टम पे आ जाए। पर सामने वाला 20% कैसे काटे? वो तो ऑलमोस्ट नॉर्मल 10% या वही काटता है, तो 20% कैसे काटेगा? उसको पता उसके कैसे ऊपर चलेगा कि रेगुलेटरी सामने वाला- है, उसके ऊपर रेगुलेटरी है कि आपको अपना टैक्स रिटर्न का कॉपी सामने वाले को देना है कि मैं रिटर्न फाइल करता हूं और आप मेरा टैक्स एक्सेसिव ना काटें। अगर आप वो कॉपी नहीं देते हैं तो सामने वाला बाय डिफॉल्ट आपका 20% टैक्स काटेगा। तो अभी एक और मुझे किस्सा याद आ रहा था कि हम लोग फिल्म्स में भी देखते थे और आम मतलब नॉर्मल लाइफ में भी देखते थे कि अभी तो इतना नहीं है, बट मेट्रो सिटीज में नहीं, पर इंटीरियर्स में होता है कि जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की के फैमिली वालों को हमेशा चाहिए होता है कि लड़का कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, कि भाई वो गवर्नमेंट जॉब करने वाला है तो भाई बेस्ट है। कोई प्राइवेट या कॉर्पोरेट में काम कर रहा है तो वो भाई हमें नहीं चाहिए। जी, सरकारी क्या है? नौकरी का ये सरकारी नौकरी के पीछे इतना लोग भागते क्यों है? और कॉर्पोरेट तो ज्यादा पे करता है सरकारी नौकरी से, तो वहां उल्टा आदमी रहेगा तो और बेटर ही है ना। तो ये सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट के बीच का थोड़ा बताइए। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है सरकारी नौकरी के अंदर सारे बेनिफिट्स फ्री होते हैं। बेनिफिट्स जैसे कि जो मैंने आपको बताया सेक्शन 10 के डिडक्शंस। अब सरकारी नौकरी में डिडक्शंस क्लेम करना ही नहीं है क्योंकि ये पैसा देना ही नहीं है। सरकार आपको ये सारे बेनिफिट्स फ्री में दे देती है। घर, गार्डन, गाड़ी, ड्राइवर, हेल्पर, वॉचमैन, ये सब कुछ दे देती है गवर्नमेंट, सब फ्री में देती है और ये सबको और देती इसके है। ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अच्छा, इस वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। Plus 20,000 की salary। सैलरी सिर्फ 20,000 है, विच इज मच लेसर देन अ प्राइवेट जॉब, करेक्ट। बट 2 लाख रुपए के बेनिफिट। तो आपकी 2,20,000 की एक्चुअल नेट सैलरी हो गई। राइट राइट तो गवर्नमेंट कहती है 20,000 रुपए सैलरी के फॉर्म में ले लो, बाकी 2 लाख रुपए का तुम बेनिफिट उठा लो, हम तुमसे पैसा नहीं देंगे और हम तुम्हें बेशुमार बेनिफिट्स दे देंगे। प्राइवेट नौकरियां कहती है 2,20,000 की जगह 2,50,000 की सैलरी ले लो, बाकी सब लेकिन खर्चे तुम खुद करो। करेक्ट। तो ये जो सोच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस धीरे धीरे गवर्नमेंट ने खत्म किया है कुछ हद तक। जहां पे 2008 के बाद गवर्नमेंट ने जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे एम्प्लॉयज के लिए वो खत्म कर दिए। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अभी भी गवर्नमेंट दे रही है फ्री में। एट द सेम टाइम इसके बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में लिखा हुआ है कि आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी इस बेनिफिट्स का बेनिफिट ले सकता है। बट लोगों को इसकी नॉलेज कम है, लोगों को टैक्स डिडक्शन के बारे में नहीं पता, लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि प्राइवेट नौकरी में जो सैलरी आ रही है उसमें से खर्चे माइनस करने के बाद नेट सैलरी पे खाली टैक्स भरना है, तो आपकी नेट इन हैंड सैलरी फिर भी ज़्यादा होगी। हाँ, ज्यादा। और नेट इन हैंड सैलरी इतनी ज़्यादा होगी कि जितनी आपको मंथली कंपनी सैलरी देती है उससे कम से कम 2 गुना अमाउंट आप टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो टेक्निकली आपको 13 या 14 महीने की सैलरी भी मिल सकती है जस्ट बाय अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चरिंग योर टैक्सेस। तो जिसको ये पता है वो गवर्नमेंट नौकरी की जगह प्राइवेट नौकरी के पीछे भागता है, और जिसको ये नहीं पता है, खासकर गाँव में बिकॉज लिटरेसी कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट, जैसे माय फादर इज अ रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर, तो पोस्ट रिटायरमेंट भी उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। ट्रेन फ्री है, कुछ हो जाए आपको हॉस्पिटल जाना है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो जाए, बाहर से सर्जन आ जाएगा वो भी फ्री। जी, बहुत पोस्ट रिटायरमेंट भी इतनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है। तो ये बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट अभी भी चालू रखती है। दीज आर कॉल्ड मेडिकल बेनिफिट्स। अगर आप यूएस में जाते हैं
तो 60 के बाद सारे मेडिकल एक्सपेंसेस अनलिमिटेड लेवल पे हर सिटीजन को फ्री है। इंडिया में खाली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फ्री है। ये गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट रूल्स करने चाहिए कि 60 के बाद जो प्राइवेट कंपनीज मेडिकल आपको मेडिक्लेम नहीं देती है, उसके जगह गवर्नमेंट को रूल इंप्लीमेंट करना चाहिए। 60 के बाद गवर्नमेंट आपको मेडिक्लेम देगी। दिस इज सो दैट एवरी पर्सन हैज अ हेल्दी लाइफ इन द कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव्स। लोग गरीबी में रहना इसलिए पसंद करते हैं ताकि छोटे छोटे गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट रह सके और वो अपनी एक्चुअल इनकम को छुपाते हैं। उसके जगह अगर गवर्नमेंट फ्री घर देती है स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पे, उसकी जगह फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे दे तो फ्री घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट का इतना सारा पैसा उन घर को बनाने में लगता है, बिल्डर्स उस पैसे का मिसयूज करते हैं, ब्लैक मनी यूटिलाइज करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, फर्जी लैंड अलोकेट करवाते हैं ताकि उनको लैंड फ्री में मिल जाए। ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी अगर गवर्नमेंट फ्री एसआरए की जगह पे फ्री मेडिकल चालू कर दे तो। हाँ राइट, क्योंकि जो लोग नॉर्मल टैक्स भरते हैं, जो लोग मतलब समझो कि दे आर नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो नॉर्मल भी टैक्स भरते हैं उनको तो कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। मतलब आज तक मैंने देखा है कि कोविड के वैक्सीन के लिए भी उन्होंने पैसे भरे हैं कैश में, कितने लोगों ने कि भाई हाँ कैश में जो भी है कैश में भरे या जो भी भरे, हाँ कैश में वो भी हो रहा था कि कोविड वैक्सीन हम खरीदने मतलब जा रहे, चलो हमने ब्लॉक किया है, तो वो लोग यूपीआई भी नहीं ले रहे थे वो टाइम पे, वो लोग कैश ही मांग रहे थे। जबकि इतना बड़ा वैक्सीन आप लेने जा रहे हो और आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि हम आप कैश दें? हम ऑफकोर्स ऑफिशियल पैसा देंगे, हमारे अकाउंट में भी आएगा हमने वैक्सीन खरीदा है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो भर रहे, जो 10, 20, 30% के ब्रैकेट में है, उनको आज तक एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं मिलती होगी कि गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की है कि भाई चलो हम ये आपके लिए फ्री में रखते हैं, कि ये मेडिकल फ्री में रखते हैं, कि दवाई आपको फ्री मिलेगी, कि ये मिलेगी। तो उनके लिए भी तो आप कुछ सोचो, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा हम तो टैक्स भर रहे पर कुछ मिल नहीं रहा हमें। है गवर्नमेंट के स्कीम्स हम तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ते नहीं हैं। हम उनका बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सारे फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाते नहीं हैं, इसलिए वहाँ के डॉक्टर अपनी जगह पे पहुँचते नहीं हैं। अगर वो डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लेने आप पहुँचो, हर आम आदमी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना शुरू करे तो आपको ये जो इशू है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अप्रोप्रिएटली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो इशू खत्म हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल की नीड खत्म हो जाएगी। आप जो कह रहे हैं वैक्सीन के इतने सारे पैसे लग रहे थे, वो भी कैश में। मेरी सारी वैक्सीनेशन फ्री में हुई है बिकॉज मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लिए वो। करेक्ट। इतने सारे पैसे छोड़ के 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फ्री था वहाँ पे, और सारा बेनिफिट्स मेरे अकाउंट में ऑन रिकॉर्ड्स आया है। अच्छा, तो ये बेनिफिट है गवर्नमेंट का अवेलेबल। सारी 100% हेल्थ बेनिफिट्स जितने भी विलेजेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सारा फ्री फैसिलिटी देते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट कंपनी की कोई पॉलिसी लेते हो जिसमें आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो 1500 रुपये तक का एम्बुलेंस कॉस्ट मिलता है बेनिफिट में, इंश्योरेंस में। बट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस बेनिफिट्स लेते हो तो 100% एम्बुलेंस बेनिफिट फ्री है और अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन फ्री है। तो गवर्नमेंट ने जितने बेनिफिट्स आम आदमी के लिए रखे हैं वो बेनिफिट्स आम आदमी यूज़ नहीं कर रहा है, ये सोच के कि सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा कौन। हाँ। बट आप ये भूल जाते हो जो बेस्ट डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट के नहीं है। हाँ। प्राइवेट वाले ग्रूम्ड है, नॉलेज नहीं है। दिखता इतना डरावना है हॉस्पिटल की, भाई लगे कि भाई यहाँ पे जाके शायद और बीमार ना हो जाए। बट दैट्स द राइट कॉन्सेप्ट कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स, बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस भी इतनी होती रहती है ना गवर्नमेंट डॉक्टर। करेक्ट। पर वो क्या, वो ट्रस्ट नहीं बैठा है। वो ट्रस्ट अगर एक बार बैठ जाए कि नहीं भाई कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाके ट्रीटमेंट ले, क्योंकि फॉरेनर्स जब सुनते हैं ये बात को तो ये लोग को बहुत सरप्राइजिंग होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिचुएशन ही अलग है। तो चलो थोड़ा सिचुएशन अगर बेटर हो, जैसे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में हम बच्चों को डालते हैं रादर देन गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, पर वो अभी क्या कर सकते हैं, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। यही लाइन है कि अगर आप पैकेजिंग अच्छा करो तो भाई कौन जाएगा प्राइवेट में। आप पैकेजिंग ही वैसा नहीं करते हो तो फिर लोग बोलेंगे नहीं यार ये प्राइवेट ही बेटर है, वो कंपेयर करो तो। मुझे सुनने में आया कि सीए का एग्जाम के ऊपर दिमाग कहीं और नहीं लगता, तो मतलब सीए का सबसे टफ है कि क्या है? सर मैं नहीं मानता सबसे टफ है। ठीक है, 2011 में जब मैंने सीए पास किया था उस टाइम पे कुछ किसी पेपर में पढ़ा था वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम वाज ऑफ सीए ऑफ दिस ईयर। अच्छा, तो अच्छा भी लगा कि हाँ मैं उस टफेस्ट एग्जाम को पास करके निकला। बट अगर मैं मेरे डेडिकेशन की बात करूँ या मेरे स्टडी पैटर्न की बात करूँ तो आई एम समवन हु इज नॉट अ स्टूडियस्ट काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा, जो पूरे दिन पढ़ता नहीं है,
मैं पूरे मेरे क्लासेस में फेमस था फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। मैं क्लास के अंदर कम बाहर ज़्यादा पाया जाता था। विथ ऑल दिस थिंग्स, विदाउट नॉट मच फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़, आई कुड स्मूथली क्लियर माई CA एग्जाम्स विदाउट डिफिकल्टीज। मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करता था, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने की पढ़ाई मैक्सिमम की थी मैंने। लोग बोलते हैं 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको 18 घंटे पढ़ना है। मेरे हिसाब से आपको जो पढ़ना है वो समझना है। UPSC डिफ़िकल्ट है बिकॉज लोग उसको क्रैक करने के लिए पागल हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 12th फेल देखी हो तो उसमें एक मैसेज था, UPSC बनने के लिए आपको पढ़ना नहीं है, UPSC बनने के लिए आपको समझना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी नॉलेज को कि कैसे इस नॉलेज का फ़ायदा देश के लिए हो। शायद कहीं ना कहीं वो नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगा मेरे CA के करियर में करना है। और CA बनने के लिए मैंने ना ही पढ़ाई की ना ही कुछ किया। एक चीज़ की, जितना भी काम मैंने मेरे आर्टिकलशिप के दौरान किया, मैं KPMG से आर्टिकलशिप कर रहा था, 3 साल की आर्टिकलशिप में जो भी काम मैंने किया, जितना भी समय मैंने वहाँ 3 साल में दिया, हर एक चीज़ मैंने मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी थी। और जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठता था तो मुझे एग्ज़ाम में मेरे हर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लिखने का मौका मिला। लोग कहते हैं CA में 60 स्कोर करना डिफ़िकल्ट है, मेरे मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन था विच इज़ 60+, वाओ, विथ मिनिमलिस्टिक स्टडीज बट मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। आर्टिकलशिप एज एन आप इंटर्नशिप जैसे हाँ, इंटर्नशिप जो तो लोग CA में avoid 3 करते साल हैं। की इंटर्नशिप होती जो है, लोग लोग avoid करते हाँ, हैं। लोग डमी करते हैं। डमी कि भाई फेक किसी CA के पास रजिस्टर करते हैं और जाते नहीं और जाते नहीं है, ये सोचते हैं कि हम घर बैठ के पढ़ाई करेंगे। हाँ, मैं कहता हूँ डमी मत करो, आप ऑफिस जाओ, पढ़ाई मत करो, CA ऐसे बन जाओगे। और अगर किसी स्टूडेंट को भी मतलब करना है CA, हाँ, तो आपका क्या तो होगा? मतलब एक वो एक क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि यार CA बनोगे? क्योंकि इंडिया में ना इंजीनियर डॉक्टर एक टर्म बहुत फेमस है, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा डॉक्टर। सर इंडिया में इंजीनियर, डॉक्टर और CA ये 3 टर्म यूज होती है, 2 टर्म यूज नहीं होती। और लॉयर भी थोड़ा बहुत। वकील बट है। हाँ, कमाने के बात अगर करें तो आई थिंक CA सबसे ज़्यादा कमाता है, फिर उसके बाद इंजीनियर आता है, डॉक्टर मेरे ख्याल से सबसे कम कमाता है। रैशनल स्टेटमेंट ये नहीं होगा, बट डॉक्टर में कम से कम 10 साल की पढ़ाई है, उसके बाद आपकी इनकम एक अच्छे लेवल पे जाती है। बट इंजीनियर और CA में अगर आप कंपेयर करें तो अगर 100 में से 2 इंजीनियर कमा रहे हैं तो 100 में से 90 CA कमा सकते हैं। एक बार मैं एक बड़े एडवोकेट के साथ बैठा था, आई थिंक वो अबू सलेम के वकील थे, उन्होंने रिलीज़ किया था, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। उनका डायलॉग था कि मनीष, धरती पे 2 बंदे भूखे नहीं मरते हैं, एक CA और एक वकील। वो डायलॉग बहुत सटीक था। अगर CA और वकील खाली अपना थप्पा लेके बैठ जाए ना तो भी शाम के 5,000 रुपये घर फिर भी ले जाएंगे। तो दैट सिंपलेस्ट इज द रेवेन्यू मेकिंग मॉडल फॉर अ CA। लाख रुपया महीना कहीं नहीं गया जस्ट बाय डूइंग नथिंग। तो ये CA बनने के बाद का रेवेन्यू मॉडल है एक CA के लिए। ऑन एन एवरेज एक CA साल का 1 करोड़ का पैकेज भी ले लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दिस इज अ नॉमिनल पैकेज विच अ CA कैन। स्टार्टिंग पैकेज इट वुड से अ CA का स्टार्टिंग लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है। एक किसी भी कोर्स को अंडरटेक करने के लिए एक फर्नेस होता है, फिल्टरिंग सिस्टम होता है। तो जनरली सारे कोर्सेज में फर्नेस ऐसा होता है, CA में फर्नेस ऐसा है। तो एंट्री डिफिकल्ट है, एग्जिट ईजी है। बाकी सब में एंट्री ईजी है, एग्जिट डिफिकल्ट है। तो CA में एक बार आपको CA बनने के लिए जो डिफिकल्टी फेस करनी है कि आपको कोर्स डिफिकल्टी के साथ करना है। इंटर्नशिप में 5,000 10,000 रुपए की स्टाइपेंड मिलती है 3 साल तक, जो शायद आपके ट्रैवलिंग खर्चे भी पूरा नहीं कर पाती है। CA बनने के बाद इनिशियली 5-6 लाख रुपए का एनुअल पैकेज मिलता है। लोगों को लगता है यार इतना बड़ा कोर्स किया, 5 साल लगा दिए, फिर मैं 50,000 की सैलरी पे काम क्यों कर रहा हूँ। दूसरे छोटे लोग तो मुझसे कम पढ़े लिखे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। CA ये भूल जाते हैं 3 साल तक आपको 5 लाख 6 लाख की सैलरी पे काम करना है, उसके बाद ये 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 5 करोड़। बाकी कोई कोर्स 5 लाख से 5 करोड़ का जर्नी तय करने में मदद नहीं कर सकता है। CA में एवरी ईयर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है। तो आप अगर स्टार्टिंग पैकेज 20-25 लाख रुपए का ले लेते हो किसी MNC में या किसी बैंकिंग कंपनी में, तो वो आपको क्लरिकल टाइप ऑफ जॉब पे अटका देते हैं, जहाँ पे आपको उनके कंप्लायंसेस, आपको उनके मॉनिटरिंग देखनी है और एक्चुअल नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो आपका वो स्टार्टिंग पैकेज एंडिंग पैकेज भी बन के रह जाता है। तो जो लोग 20 लाख से शुरू करते हैं वो 20 लाख पे ख़त्म करते हैं, जो 20,000 से शुरू करते हैं 20 करोड़ पे ख़त्म करते हैं। वाह, क्या लाइन बोली है सर। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नई भी थी हमारे लिए, रिवीलिंग थी, हाँ, कि हमें ये पता नहीं था। तो बहुत मजा आया।
अगर आप मुंबई में हो तो आप जरूर इनको विजिट करना। तो अभी हम मिलेंगे बहुत जल्द, तो मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय सीताराम। जय सिया राम।